नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। बीएड प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के इकाई 3 का आज ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, जो कि हमारा था पाठ्यक्रम स्थानांतरण के निर्धारक। और पाठ्यक्रम स्थानांतरण के निर्धारक जैसा कि मैंने बताया है कि 4 होते हैं, जिनमें हमने 2 का अध्ययन कर लिया है, अधिगमकर्ता और शिक्षक का पाठ्यक्रम से क्या संबंध है, वे पाठ्यक्रम स्थानांतरण को कैसे निर्धारित करते हैं। और आज हम जानेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, विद्यालय एवं पाठ्यक्रम। तो विद्यालय और समुदाय कैसे ये पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं, पाठ्यक्रम के स्थानांतरण को कैसे निर्धारित करते हैं, आज इनकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि चैनल पे पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तथा जो भी हमारे प्रशिक्षु हैं पहले से सब्सक्राइब किए हुए चैनल को, वह इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अन्य सभी प्रशिक्षार्थियों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए आते हैं, हम आज क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, बिना देर के हुए। देखिए, सबसे पहली बात, विद्यालय एवं पाठ्यक्रम। विद्यालय एवं पाठ्यक्रम का क्या संबंध है, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी। विद्यालय और पाठ्यक्रम का मतलब ये है कि जो प्रत्येक विद्यालय है वह अपने आप में क्या है, अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब कोई भी विद्यालय न छोटा है न बड़ा है, सभी अपने आप में अद्वितीय हैं। सब विद्यालयों में अपने आप में कोई कमी नहीं है। सभी विद्यालय, अब कोई जानेगा कि हमारे विद्यालय में कमी है तो कमी रहने देगा? कभी नहीं रहने देगा, उस कमी को दूर करने का पूरा प्रयास करेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक विद्यालय जो है अपने आप में अद्वितीय है। प्रत्येक विद्यालय का शिक्षण अधिगम, शिक्षार्थी की विशेषता, शैलियां, विद्यालय संस्कृति का अपना इतिहास होता है। समझिए बात कि जो भी विद्यालय होता है, सभी विद्यालय का अपने तरीके का शिक्षण अधिगम होता है, पढ़ाने का तरीका होता है, शिक्षार्थी की विशेषता होती है। प्रत्येक विद्यालय के शिक्षार्थी की अपनी अपनी विशेषता होती है। ठीक है, कोई कॉन्वेंट स्कूल का है तो अलग बौद्धिक क्षमता का होगा। जो सरकारी विद्यालय हैं, जैसे कि प्राइमरी हो गए, ठीक है, या जूनियर वाले हो गए, तो इनके जो छात्र होंगे वो अलग बौद्धिक क्षमता वाले होंगे। ठीक है, उनके आचार विचार भाव भंगिमा अलग होगी। ठीक है, और सबकी शैलियां अलग होती हैं सारे विद्यालयों की। ठीक, अपनी अपनी पढ़ाने की शैलियां होती हैं, शिक्षण शैली। उसके बाद विद्यालय संस्कृति भी प्रत्येक विद्यालय की अलग अलग होती है, और प्रत्येक विद्यालय का स्वयं का अपना एक इतिहास होता है कि अमुक तारीख को स्थापित किया गया था, इनके द्वारा स्थापित किया गया था, इस वजह से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यह बात है कि एक विद्यालय अपनी आवश्यकता, प्रत्येक विद्यालय जो है अपनी आवश्यकता व गति के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। किसमें परिवर्तन करता है? अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन करता रहता है। प्रत्येक विद्यालय अपने आवश्यकता और समय के अनुसार, गति के अनुसार क्या करता है? पाठ्यक्रम में परिवर्तन करता रहता है, जिससे कि विद्यालय जो है अपने अधिगम की उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। यानी विद्यालय का जो उद्देश्य है, वह जिस उद्देश्य से बालक का प्रवेश अपने यहाँ लिया है उसका निर्धारित कर सके और उसको प्राप्ति कर सके, इसके लिए वह क्या करता है? समय समय पर अपने पाठ्यक्रम में संशोधन करते रहता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे कि विद्यालय पाठ्यक्रम के कौन कौन से पक्ष होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्यालय पाठ्यक्रम के हमने बता दिया है कि 2 पक्ष होते हैं। सबसे पहला है भौतिक पक्ष और दूसरा हमारा है मनोवैज्ञानिक पक्ष। ठीक है, तो देखिए भौतिक पक्ष और मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है। भौतिक पक्ष जो आपका है, इसमें आपके आते हैं भवन, ठीक है, विद्यालय परिसर, ठीक, और उपलब्ध संसाधन, जो विद्यालय में संसाधन उपलब्ध हैं। ये 3 चीज आते हैं भौतिक पक्ष में। विद्यालय पाठ्यक्रम के पक्ष के अंतर्गत 2 पक्ष हैं, भौतिक मनोवैज्ञानिक पक्ष। तो पहला है भौतिक पक्ष में भवन, विद्यालय परिसर और उपलब्ध संसाधन, जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, ये सब। ठीक, उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक पक्ष। जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, इसमें भी 4 बिंदु हैं। कौन कौन? देखिए, सबसे पहला पाठ्यक्रम संबंधी स्थान। पाठ्यक्रम संबंधी स्थान यानी कि जहां पर वो जो कक्षा का परिवेश है वह इसको संबोधित कर रहा है।
उसके बाद है शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, यानी शिक्षक का छात्र से क्या संबंध है, यह भी इसके अंतर्गत आता है। आगे है शिक्षार्थी शिक्षार्थी संबंध, यानी कि एक छात्र का दूसरे छात्र से क्या संबंध है, यह शिक्षक प्रशासक संबंध, शिक्षक का विद्यालय के प्रबंधक से या विद्यालय जो प्रशासक समिति है उससे क्या संबंध है, क्या व्यवहार है, यह आता है मनोवैज्ञानिक पक्ष में। तो विद्यालय पाठ्यक्रम के दो पक्ष हैं, भौतिक और मनोवैज्ञानिक, और इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की मुझे लग नहीं रहा है कि जरूरत है, आप सभी समझदार हैं, समझ रहे होंगे। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि पाठ्यक्रम जो है वह शिक्षा का एक गतिशील साधन है। पाठ्यक्रम क्या है, आपके शिक्षा का गतिशील साधन है, यानी कि समय के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होते रहते हैं, यानी पाठ्यक्रम क्या है, परिवर्तनशील है। देखिए शीघ्रता से संसार में परिवर्तन होते रहते हैं। अभी कोरोना नहीं था, अचानक कोरोना आ गया, कितना सब कुछ बदल गया, आप से जानते ही हैं। तो इसीलिए शीघ्रता से बदलते हुए इस संसार में कब कितना जल्दी परिवर्तन हो जाना है यह किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। इसीलिए जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं वह पाठ्य वस्तु को नवीन आवश्यकता और माहौल के हिसाब से बदलाव लाती हैं। जैसे इस समय अब पाठ्यक्रम में किस चीज की जरूरत है, तो उसमें एक जरूरत है कि संक्रमण से बचाव। अब सभी स्तर के पाठ्यक्रमों में जो उच्च स्तर के पाठ्यक्रम हैं, चाहे 6 से 8 हो या 9-10 हो या उसके ऊपर कक्षा हो, उसमें अब एक चैप्टर जरूर आना चाहिए कि संक्रमण से बचाव या जो भी खतरनाक बीमारियां हैं उनके बारे में, या फिर हमें जो व्यावसायिक स्तर के पाठ्यक्रम हैं उनमें यह शामिल करना होगा कि कैसे आपदा आने पर बचाव किया जाए। तो इन चीज़ों को समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार शामिल किया जाता है। इसीलिए पाठ्यक्रम क्या है, परिवर्तनशील है। पाठ्यक्रम समय समय पर बदलता रहता है, और यह पाठ्यक्रम कैसे बदलता है, विद्यालय द्वारा बदलता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि शीघ्रता से परिवर्तनशील संसार में यह आवश्यक हो जाता है कि शैक्षिक संस्थाएं भी पाठ्यवस्तु को अपनी नवीन आवश्यकता व तकनीक के हिसाब से बदलें। इसके लिए उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा, और वे कुछ चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं यह है, पहला है कि पाठ्यक्रम में विद्यालय अनुसंधान करा के, पहला है पाठ्यक्रम में विद्यालयी अनुसंधान। देखिए विद्यालयी अनुसंधान का मतलब यह है कि जो भी पाठ्यक्रम होगा उसमें, देखिए पाठ्यक्रम निर्माण तो कर दिया जाता है, ठीक है, शिक्षाविदों द्वारा। देखिए शिक्षाविद जो धरातली स्तर पे माहौल है शिक्षा का विद्यालयों में, यह वो नहीं जानते हैं। इसलिए विद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक हैं, जो विद्यालय है, इनको पाठ्यक्रम में जो उत्पन्न समस्याएं हैं या फिर समाज में आप देख रहे हैं कि जो भी बदलाव की जरूरत है, उस हिसाब से अनुसंधान करके पाठ्यक्रम में बदलाव लाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक व शिक्षण साधन तैयार करके, विद्यालय जो है यह पाठ्य पुस्तक व शिक्षण देखिए पाठ्य पुस्तक व शिक्षण शैली, ठीक है, इनके तैयार के द्वारा शिक्षण शैली की तैयारी, ठीक है। तो पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली की तैयारी करके, ठीक है, यानी कि नया आविष्कार करके या उसमें संशोधन करके पुराने स्वरूप में भी क्या किया जा सकता है, विद्यालय पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा सकता है, विद्यालय पाठ्यक्रम को और अच्छा किया सकता है। तो इसमें कौन भूमिका निभाएगा, इसमें विद्यालय भूमिका निभाएगा। विद्यालय जो है अपने हिसाब से पाठ्य पुस्तक तय करेगा, वह एक नई शिक्षण शैली को अपनाएगा या पुरानी शिक्षण शैली में क्या करेगा, संशोधन करके उसको अपनाएगा, जिससे कि पाठ्यक्रम में कुछ सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे है शिक्षकों का अंतः सेवा प्रशिक्षण। शिक्षकों का अंतः सेवा प्रशिक्षण, देखिए यह जो हम पढ़ रहे हैं, यह हम पढ़ रहे हैं कि विद्यालय कैसे पाठ्यक्रम को हस्तांतरण करने में भूमिका निभाता है। तो शिक्षकों का अंतः सेवा प्रशिक्षण के द्वारा भी विद्यालय जो क्या करता है,
स्थानांतरण में भूमिका निभाता है। कहेंगे कैसे? देखिए, शिक्षकों का अंतर सेवा प्रशिक्षण, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम में बदलाव किए आ रहे हैं, नवीन आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, तो उनकी जानकारी शिक्षकों को समय समय पर गोष्ठी आयोजित करके, सेमिनार आयोजित करके, ठीक है, जानकारी देनी चाहिए कि अब आप ऐसे शिक्षण कार्य करेंगे, इसमें ये बदलाव हो चुका है, आप ऐसे व्यवहार को बदलिए, आप इन शिक्षण विधि का, इन शिक्षण शैली का, इन मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करिए। ठीक है, तो यही है कि शिक्षकों का अंतर सेवा प्रशिक्षण, यानी कि सेवा में रहते हुए भी उनको ट्रेनिंग समय पे दी जानी चाहिए। इसके बाद है हमारा चौथा, ठीक है, देखिए चौथा नंबर हमारा है कि विद्यालय जो है यह एक काम और कर सकता है कि दो पाठ्यक्रम का निर्माण करके, दो पाठ्यक्रम मतलब एक उच्च पाठ्यक्रम हो और एक साधारण पाठ्यक्रम हो, तो उच्च पाठ्यक्रम का निर्माण करके, उच्च पाठ्यक्रम का निर्माण, देखिए उच्च पाठ्यक्रम का निर्माण करके भी जो विद्यालय है वह क्या कर सकता है कि अपने पाठ्यक्रम को अच्छे स्तर का बना सकता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि एकाएक सभी पाठ्यक्रमों में बदलाव कर दे, सभी विषयों के पाठ्यक्रमों में बदलाव कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे एक एक विषय में, दो दो विषय में बदलाव कर करके विद्यालय क्या करेगा, अपने पाठ्यक्रम में संशोधन कर देगा और एक अच्छे स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण कर देगा, जिसको कि अध्ययन करके विद्यार्थी उच्च महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति भविष्य में बनेंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ यही है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम के दो पक्ष हैं, भौतिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष। भौतिक पक्ष आप देख सकते हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष आप देख सकते हैं, इसे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पाठ्यक्रम में विद्यालय का महत्वपूर्ण रोल होता है। कैसे? देखिए, पाठ्यक्रम विद्यालय अनुसंधान के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। पाठ्यक्रम में विद्यालय के जो शिक्षक हैं वह अपने विद्यालय कंडीशन को देख करके, माहौल को देख करके उसमें परिवर्तन करने में अपना योगदान दे सकते हैं। उसके बाद नवीन पाठ्य पुस्तक व नवीन शिक्षण शैली की तैयारी करके या इनका निर्माण करके, ठीक है, तैयारी करके या इनका निर्माण करके, ठीक है, जो विद्यालय है वह पाठ्यक्रम में के हस्तांतरण में अपना योगदान दे सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि आपके बगल में 3 कॉन्वेंट स्कूल हैं, ठीक है, मान लीजिए एक विद्यालय है ज्ञानदीप कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है, दूसरा है कोई दूसरा कॉन्वेंट स्कूल, तीसरा कोई दूसरा कॉन्वेंट स्कूल है। ठीक है, तो 3 अलग अलग कॉन्वेंट स्कूल हैं। अब 3 अलग अलग कॉन्वेंट स्कूल जो हैं, सबकी किताबें देखेंगी तो आप एक तरह की नहीं रहेगी, सबकी किताबों में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। तो कहने का अर्थ यही है कि सभी विद्यालय अपने स्तर के, अपने हिसाब से पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि उनका पाठ्यक्रम क्या हो, अच्छा हो। हाँ, हालांकि एक बात ये जरूर होती है कि सबका जो पाठ्यक्रम होता है वह एक स्तर का होता है। ये नहीं कि कक्षा 4 की क्लास है तो कक्षा 6 का उसमें सामग्री डाल दिए, ऐसा नहीं है। सभी लोग एक स्तर का ही क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक तैयार करते हैं, बस उनमें कंटेंट का अंतर होता है। आगे देखिए, शिक्षकों का अंतर सेवा प्रशिक्षण। विद्यालय शिक्षकों को सेवा में रहते हुए समय समय पर गोष्ठी सेमिनार के द्वारा प्रशिक्षण देकर के क्या करता है, विद्यालय पाठ्यक्रम से अवगत कराता है। उसके बाद उच्च पाठ्यक्रम का निर्माण, जो विद्यालय होते हैं वो उच्च पाठ्यक्रम का निर्माण करके भी पाठ्यक्रम को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो यही था विद्यालय एवं पाठ्यक्रम का संबंध पाठ्यक्रम स्थानांतरण के निर्धारक में। अब हम जानेंगे कि समुदाय एवं पाठ्यक्रम का क्या संबंध है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसे इरेज करूंगा। जो चीज न समझ आए कमेंट करके पूछिए, आपके लिए लगा हुआ हूं, क्योंकि यह यूनिट 3 की लास्ट वीडियो है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा, देखिए देखिए जैसा कि हमने लिखा हुआ है समुदाय एवं पाठ्यक्रम, तो समुदाय और पाठ्यक्रम क्या है इसको समझिए। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत छोटी चीज है। अगर प्रश्न आएगा भी तो सिर्फ यही लिख के आएगा, समुदाय और पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, सिर्फ यही प्रश्न आएगा, लघु तरीका आएगा, तो कम में लिखना है। देखिए, बात करेंगे समुदाय और पाठ्यक्रम की, तो बालक की शिक्षा सामाजिक वातावरण में पूर्ण होती है। सामाजिक वातावरण में पूर्ण होने का मतलब यह है कि जो विद्यालय होता है, जो परिवार होता है, वह किसमें होता है, वह समाज का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो सामाजिक वातावरण में पूर्ण होती है। समय समय पर समाज की सामाजिक शक्तियां
शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करती हैं। समाज की सामाजिक शक्तियां शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो समाज में हमारे प्रभावशील व्यक्ति हैं, ठीक है, वह समय समय पर क्या करते हैं, जो शिक्षा में कुछ परिवर्तन करने होते हैं उनको हमारे शिक्षाविद क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन कर देते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में संशोधन कर देते हैं समाज की स्थिति को देखते हुए। जैसे इसका उदाहरण मैं बता देता हूँ। पहले बाल विवाह था, बाद में क्या हुआ, बाल विवाह निषेध कर दिया गया। तो बाल विवाह और आपका जो सती प्रथा था, ये सब कुप्रथाओं के विषय में बालकों को जागरूक करने के लिए क्या किया गया कि उनके पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित कर दिया गया कि बाल विवाह और सती प्रथा के क्या नुकसान हैं, इसको कब रोक लगाई गई, कैसे रोक लगाई गई, किसने प्रयास किया, इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो यही कहा जा रहा है कि समाज की सामाजिक शक्तियां शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करती रहती हैं कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण व विकास के समय समुदाय के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। यानी कि जब ये पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो हर समुदाय, हर वर्ग के हित का ध्यान रखा जाए। हित का ध्यान मतलब ये है कि किसी भी समुदाय के बारे में पाठ्यक्रम ऐसी टिप्पणी न की जाए जिसका कि वहाँ पे बिल्कुल होता ही नहीं है। जैसे कि हमारे बीएड 4th सेमेस्टर में एक बुक है कि समकालीन भारतीय शिक्षा का इतिहास, ये आपके 2nd सेमेस्टर में है, मैं 4th सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। उसका नाम है भारतीय शिक्षा का इतिहास, ठीक है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में मुस्लिम समुदाय के बारे में एक बहुत ही गलत बात लिखी गई है, जो कि वो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। इस संदर्भ में हमने अपने सर से बात किया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी जाति वर्ग समुदाय के लिए कोई विशेष टिप्पणी पाठ्यक्रम के निर्धारण करते समय न की जाए, इससे उसको दूर रखा जाए, ठीक, यही बात है। आगे देखिए, अच्छा पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि समाज का अद्वितीय चरित्र और अखंडता सुरक्षित रहे। जो एक अच्छा पाठ्यक्रम होता है, सही अर्थों में बालक को प्रगतिशील पथ पर अग्रसरित करने वाला पाठ्यक्रम होता है, तो वह क्या निश्चित करता है, उसमें समाज का अद्वितीय चरित्र, यानी समाज का एक अच्छा चरित्र, यानी कि बालक को वह ऐसा पाठ्यक्रम बालक को ऐसा बनाता है कि वह बाद में जा करके एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बन करके समाज में एक आदर्श अपना स्थापित करे, ठीक है। यही कह रहा है ये बात। तो कहने का अर्थ यह है कि भारत जो हमारा देश है, इसका जो पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधनीय होता है समुदाय को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब देखिए, कहेंगे समुदाय को ध्यान में रखते हुए कैसे संशोधित होता है, समुदाय कैसे पाठ्यक्रम में आ गया। तो जैसे कि आप पढ़ते हैं कि यह जाति कहाँ पाई जाती है, निग्रो जाति कहाँ मिलती है, ठीक है। तो यह जो जाति है, यह जो समुदाय है, यह क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि यह आपके पाठ्यक्रम में संबंधित है, पाठ्यक्रम से संबंधित है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने भौगोलिक परिवेश की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आपके देश में क्या चल रहा है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ यही है कि भारत में समय समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन होते रहते हैं, जिनमें कि समुदाय की भी भूमिका होती है, उनको भी ध्यान में रख करके परिवर्तन किया जाता है पाठ्यक्रम में। अब देखिए, भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अनुभव पर्यावरण ज्ञान के भंडार हैं, जैसे कि हमारे किसान, ठीक है। जो हमारे किसान हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जो भंडार है ज्ञान का पर्यावरण को संदर्भ में, वह हमारे किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा है। वह बादल को देख करके बता देंगे कि बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो कहने का अर्थ यही है कि भारत में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अनुभव पर्यावरण ज्ञान के भंडार हैं, और ऐसे व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय समय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यही कहने का अर्थ है कि विद्यालय को समय समय पर आयोजन करना चाहिए गोष्ठी का, सम्मेलन का, जिससे कि बालक जो हैं ग्राम पंचायत में क्या होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत का क्या भूमिका होता है, ग्रामीण स्तर की पंचायतों का निस्तारण करने के जो मामले आते हैं, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, ये सब आपके समुदाय हैं, चाहे ग्राम पंचायत हो, ठीक है, ये भी आपका क्या है, सामुदायिक स्तर में आएगा। तो कहने का अर्थ यही है कि सामाजिक सांस्कृतिक संसार को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। किसको किसको, सामाजिक
सांस्कृतिक और सांसारिक ज्ञान को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि सार्वभौमिक भावना का निर्माण हो सके, यानी कि बालक जाति पाति के बंधन से मुक्त होकर के एक स्वतंत्र समाज का निर्माण कर सके, जहां की सभी लोग एक दूसरे से क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो इसी के साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। अब आपका यह यूनिट 3 जो है यह एकदम समाप्त होता है। ठीक है, और आपको अगर यूनिट 3 में कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई समस्या हो बेझिझक कमेंट करिए, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ समय बाद रिप्लाई करें, लेकिन रिप्लाई हम जरूर करते हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग मन लगा के पढ़िए, और परीक्षाएं कुछ दिन ही शेष रह गई हैं, मात्र उंगली पे गिन के 14 दिन बाद आपकी परीक्षाएं हैं, इसलिए मन लगा के अध्ययन करिए, और आपका 2 या 3 दिनों में यह ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की इकाई 4 भी खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।